हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी के 9th क्लास का 5 चैप्टर, जो कि है लोकतांत्रिक अधिकार। यानी कि लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के बारे में दिया गया है। चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर की भूमिका थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। यानी कि हमने चैप्टर 3 जो था इसी बुक का, हमने देखा था उसमें चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से है, लोकतांत्रिक सरकार कैसे चुनी जाती है, वो सब हमने इसमें देखा था। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हों। हमने संस्थाओं का काम देखा था अध्याय 4 में। ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। केवल इन्हीं से मिलकर के लोकतंत्र नहीं बनेगा। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व अधिकारों का उपयोग है। यानी कि जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार भी होने चाहिए, जो संस्थाएं हैं और चुनाव हैं, तभी हम उसको लोकतंत्र कह सकते हैं। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना होता है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो लोकतांत्रिक सरकार की सीमाओं पर रोक भी लगाता है, ताकि जो सरकार है वो राक्षस न बन जाए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं के निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारे नागरिकों के पास मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हीं के कायदे कानून को देखते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कोई भी सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कोई भी कानून पास करती है। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करेंगे। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है, आखिर क्यों चाहिए हमें अधिकार। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी, वो सब इसमें दिया गया है चैप्टर के बारे में। तो ये शुरू करते हैं। अधिकारों के बिना जीवन, इससे हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है कि अगर अधिकार न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को भर सकते हैं? यहाँ पर ड्राफ्ट वगैरह दिया गया है। एक स्टोरी है एक स्टूडेंट की अपने पिता को लेकर के। अध्याय 1 में लोकतंत्र की परिभाषा। अध्याय 2 में हमने संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं, क्योंकि सभी के अधिकार होना आवश्यक है। भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और का अधिकार होना चाहिए। ये सब ड्राफ्ट जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। ग्वांतानामो बे का जेल, तो यहाँ पर इससे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है। यहाँ पर एक बच्चा अपने पिता को जो है लेटर लिखता है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना तक नहीं दी गई थी। यानी कि जो बाहर से विदेशी थे उनको अपने यहाँ जेल के में डाल दिया गया और वहां पर सूचना तक नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। यानी कि बिना मुकदमा चले ही जेल में उनको डाल दिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया। यह नाक
के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया, यानी कि इतनी ज्यादती की गई कि खाने को जो है नाक के रास्ते उनका पेट भरा गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। यानी किस प्रकार से जाति की गई उनके साथ में, ना तो उनके परिवार वालों को बताया गया, ना उनके देश वालों को बताया गया, किसी को कुछ जानकारी नहीं दी गई। अपने आप ही जो है सारे निर्णय इन्होंने कर लिए। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार कैसे हैं, तो ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। यानी कि अपने देशों का जो अपने देश के नागरिक हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं की गई थी, जो हमने ग्वांतानामो बे की जेल देखी थी। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। सऊदी अरब का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। देश में एक वंश का शासन चलता है, क्योंकि वहां पर राजशाही है, और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि वहां पर लोग जो है चुनाव वगैरह करके अपने शासकों को नहीं चुनते हैं। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। यानी कि जो शाह हैं वहाँ के जो राजा हैं, फिर उनका बेटा वहाँ पर वंशानुगत चल रहा है। और ऐसे में जो सारे संगठन हैं, यानी कि विधायिका है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून का पालन करवाती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है, उन सबकी जो नियुक्ति है वो भी जो है शाह ही कर रहे हैं। तो उनके तो खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे में लोगों को कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगाई गई है। यानी कि पब्लिक प्लेस में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अन्य धर्म वाले नहीं बना सकते हैं, केवल मुस्लिम को छोड़ करके। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं, जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार, ये कोसोवो का उदाहरण है। आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो तानाशाह है वो हमें न केवल राजशाही में देखने को मिलता है, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार में भी तानाशाह वाली जो सत्ता है वो आ सकती है। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुरानी यूगोस्लाविया का एक प्रांत है जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। यानी कि वहां पर किस प्रकार की बर्बरता हो रही थी, नरसंहार हो रहा था वहां पर। नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। यानी कि एक ऐसे नेता के
ऑर्डर के बाद में नरसंहार किया जा रहा था उसकी सेना कर रही थी, जिसको लोगों ने वोट देकर के चुना था, जो लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया, लेकिन जो नरसंहार होना था वो तो हो ही गया। तो ये हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक सरकार में भी हमने कोसोवो का जो एग्जाम्पल है वो देखा। अब लोकतंत्र में अधिकार क्या है, तो हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 से तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि भारत में काफ़ी बड़े दंगे हुए थे उस टाइम पर। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते। तो यहाँ पर यही चीज़ें फिल करवाई गई हैं। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हों। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जा सके, जो कि अब हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। बिना सूचना के जो पुलिस है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो इसका अधिकार देता है। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। यानी कि जो कानून है वो केवल कागजी कानून बनकर ना रहे, उसको लागू किया जाना तथा उसका सही प्रकार से पालन करवाना वो भी बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है, यानी कि जो सबको अधिकार है वो मिले, सबको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले। और इन्हीं चीज़ों के पीछे क्या है, अधिकार हैं। अधिकार होंगे तभी जाकर के ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें मिल पाएंगी। अब अधिकार है क्या? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर, भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कोई ऐसी बात ना बोले जिससे हमें बुरा लगे, तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे हमें उसको बुरा लगे, तभी जाकर के तो वो ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे आपको बुरा लगे। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में क्या हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन हम सामने वाले से कर रहे हैं वो हम खुद पर लागू करें पहले। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो, यानी कि आप किसी का नुकसान करेंगे अपने अधिकारों का बल दिखाते हुए कि मेरे पास ये अधिकार है मेरा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके अधिकारों पर फिर रोक भी लग सकती है। युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करेंगे और दूसरों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बात को मानते हुए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200
साल से पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है, क्योंकि पहले औरतों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। इवन पहले क्या था कि कुछ ही लोगों को जो था वोट देने का अधिकार था, जो शिक्षित थे, अमीर थे और पुरुष थे, उनको ही अधिकार था, सबको अधिकार नहीं था। ये बाद में मिला, बहुत बाद में जा करके। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इनके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। यानी कि जब तक कोई भी कानून लिखित फॉर्म में ना आ जाए तब तक वो असल कानून नहीं बन पाता और वो एक प्रकार से भूल भुलैया टाइप में चला जाता है। युगांतनामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उसे लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन मानते हैं। यानी कि कोई सरकार हमारे अधिकारों के खिलाफ जाकर कोई कानून पास करती है तो हम उसको अपने अधिकारों का हनन या उल्लंघन मानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो न केवल हमें अधिकार देता है बल्कि उन अधिकारों की रक्षा भी करता है। और ऐसे में यदि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अपने अधिकारों की मांग के लिए जो न्यायालय है वहां पर जा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों की दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, तो ये हमारे अधिकार हैं। अब लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? आखिर क्या आवश्यकता है लोकतंत्र में अधिकारों की? क्योंकि लोकतंत्र में क्या है कि जनता खुद ही अपने शासकों को चुन रही है, फिर उसमें अधिकार भी चाहिए, तो उसमें जरूरी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देना और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुन जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी होती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक हैं उनसे बचाते हैं अल्पसंख्यकों को। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग मान्यता होती है तो बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करने, इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। यानी कि जो सरकार है वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, इतनी जो शक्ति है मौलिक अधिकारों की वो होती है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार लिखित रूप में दिए गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दिए हैं अनुच्छेद जो भाग नंबर 4 है, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। भारतीय संविधान में अधिकार किस प्रकार से हैं? तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज किए गए हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। और ये क्या है? ये मौलिक अधिकार ही हैं जो हमारी उद्देशिका यानी कि संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। देखते हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। यानी कि कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक जो है वो समान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा
या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। इसका मतलब है यदि कोई नेता कोई क्राइम करता है तो जो प्रावधान है उस क्राइम के लिए उसको वही सजा दी जाएगी, चाहे वो एक नेता के द्वारा किया गया हो या फिर आम नागरिक के द्वारा। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारे यहाँ कानून है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा कानून की नज़र में। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई एक खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकारी या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले के देश एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी भी उसके जाति, धर्म या समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो या किसी भी स्थान पर वो पैदा हो, कैसा भी उसका कलर हो, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी की प्रवेश को रोका नहीं जा सकता, यानी कि जो पब्लिक प्लेस है वहां जाने से किसी पर कोई रोक नहीं है। कोई भी मनुष्य कहीं भी जाकर के बच सकता है, रह सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। जैसे कि मंदिरों में प्रवेश SC/ST वालों को पहले नहीं मिलता था, बाद में आकर के मिला। जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, हैंडपंप होते हैं, उनसे पानी नहीं लेने दिया जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जाति के नाम पर हमारे यहाँ बिगड़ी हुई हैं। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी कि जो अवसर हैं सभी के लिए समान होने चाहिए। यहाँ पर हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक सेकेंड, कौन कौन से यहाँ पर? तो यहाँ पर है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया था, और अब हमारे पास जो है केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है रोजगार के हकदार है, उसके पास अधिकार है अपना रोजगार मांगने का। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। वो इसी प्रकार से इसीलिए की गई थी ताकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको साथ में लाया जा सके। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है, ताकि जो पिछड़ गए हैं उनको पूरे समाज के साथ लाया जा सके, उनके साथ भेदभाव न हो। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। एक होता है समानता और एक होता है समता। समानता में क्या है कि समानता में अगर किसी को अगर मान लीजिए सरकार है, वो खाना दे रही है, एक एक रोटी दे रही है, तो एक गरीब है, एक अमीर है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, तो सभी को एक एक रोटी दे दी गई। जबकि जो बच्चा है उसकी नीड थी आधी रोटी की, जो बूढ़ा है वो मान लीजिए आधी में से भी आधी खाता। तो इस प्रकार से सभी को जो है एक एक रोटी दी गई। अब इनके पास वेस्ट होगी। जो अस्वस्थ आदमी है, जो शायद गरीब है, उसको 2 रोटियों की नीड थी लेकिन उसको एक ही मिली। तो ऐसे में क्या होगा, जो इनके पास थी उनके पास वेस्ट हो गई, जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं मिली। इसमें और भी ज़्यादा असमानता आ जाती है। लेकिन जो समता है, समता में क्या होता है, जिसको जितनी ज़रूरत होती है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको उतनी दी जाती है। यानी कि जो गरीब है, जिसको 2 रोटियों की नीड है उसको 2 दी गई, जिसको आधी रोटी की नीड है उसको आधी दी गई, जिसको उससे भी आधी रोटी की नीड है
उसको उससे भी आधी दी गई। तो इस प्रकार से चीजें बांटी जाती हैं और यही आरक्षण का है। आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। जो हमारे देश के, जो हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए रह गए हैं, जिनके साथ इतिहास में काफी बुरा बर्ताव किया गया शूद्र कहकर, उनको साथ में लाने के लिए एक तरीका अपनाया गया ताकि जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। यहाँ पर जो है ओलंपिक्स है, शायद यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। छुआछूत के अनेक रूप जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों के अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों के कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। जैसे कि हम आज के टाइम में भी अपने समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि दलित की बारात को में क्या है कि दूल्हे को घोड़े पर ही नहीं चढ़ने दिया। अगर वो बारात लेकर जा रहा है तो उसके साथ मार पिटाई करती है। तो बहुत सारी चीजें आज भी हमारे समाज में पनपती हैं। तो यहाँ पर छुआछूत का जिक्र करता है हमारा संविधान और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। हमारा अनुच्छेद 17 जो है वो पूरी तरह से छुआछूत को, अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है और यदि कोई इसको मानता है, समाज में करता है, तो उसको अपराध ही मानकर जो है उसको सजा दी जाती है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने पर से भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है, उनके साथ गलत तरह का व्यवहार किया जाता है। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्योंकि हम जानते हैं इसी भेदभाव के चलते जो है समाज में कितनी क्रूरता होती है। समाज जो है पूरी तरह से बच जाता है। ये देखिए हमने जो समानता के अधिकार हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, सरकार का ना व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश ना दे कि ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं ताकि जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने जीवन को अपने तरीके से गुजार सके। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। किसी भी चीज के खिलाफ अगर जनता है, कोई सरकार कानून पास करवाना चाहती है और ऐसे में जनता को लगता है कि वो उसके खिलाफ है, उसके हित में नहीं है, तो जनता शांतिपूर्वक जो है अपनी सभाओं करके, जो सभा वगैरह इकट्ठे होकर के बातचीत करके और उस कानून को रोक सकती है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता हमारा जो संविधान है वो देता है। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है भारत में प्रत्येक नागरिक को। तो ये नागरिक की स्वतंत्रताएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। यानी कि जैसे कि पहले भी कहा गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं हम उनका इस प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो। उनके जो मौलिक अधिकार हैं सामने वाले के, उसके भी अधिकारों का हमें जो है इज्जत करनी है और अपने अधिकारों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी सीमा लगाई गई है ताकि अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें या उनका दुरुपयोग ना करें। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार
हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ खास किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम देखें तो हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। यानी कि जो चित्र बना करके खुद को प्रदर्शित करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें दिखानी है तो हम स्टैचू वगैरह बना करके, चित्र वगैरह करके हम दिखा सकते हैं। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हैं और सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं। जो नागरिक है उसके पास अधिकार है, किसी भी सरकार की गतिविधि या उसके कानून की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। और यही हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिरने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें बोलने का अधिकार है, अपने मन की बात को रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएं, हम किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। यानी कि उसकी सीमा, उसके दायरे में रहकर ही हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार होता है, लेकिन आगजनी करना, आतंक मचाना ये हमारा अधिकार नहीं है। वह ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो है भड़काऊ भाषणबाजी नहीं होने चाहिए, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है, वहाँ पर रहने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसे इस शहर को देखा भी ना हो, यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण वो यहाँ पर आकर के बस सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। जैसे कि पहले माना जाता था कि वंश के अनुगत जिस वर्ग में आप पैदा हो गए हैं, आपको काम भी फिर उसी हिसाब से करना है, इससे अलग काम नहीं कर सकते। जो हमारा संविधान है वो इसके अधिकार देता है कि आप अपने मनपसंद जो पेशा है वो चुन सकते हैं। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी अधिकार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। यानी कि जो पुलिस है वो किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पहले उसको जो है पूरी जानकारी देनी होती है। आखिर वो गिरफ्तार कर क्यों नहीं है, उसका जुर्म क्या है, पहले वो बताना होता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने
बचाव के लिए वकील रखने के अधिकार होता है ताकि वो अपना पक्ष भी रख सके, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, उसकी भी बात सुनी जाए। अगर हो सकता है उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों तो ये हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है। फिर भी ग्वांतानामो बे और कोसोवो को याद करें, जैसे कि हमने पीछे देखा था उसमें किस प्रकार की बर्बरता हुई। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से जो है वंचित रखा गया है। चित्र दिया गया है। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने समता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, अब शोषण के खिलाफ अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनका शोषण ना हो। संविधान ने खासतौर से इन 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, यानी कि जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, इंसान हैं, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पहले दास प्रथा देखी थी, अब दासों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं, जो कि ना सिर्फ फिजिकली मतलब उनकी बॉडी के लिए उनको बेचा जाता है, बल्कि काम के लिए भी बेचा जाता है, जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने का निषेध करता है, यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, जो उस में काम है, काम के लिए जो उसकी मजदूरी है वो देनी पड़ेगी, बिना मजदूर के आप काम नहीं करा सकते। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, यानी कि एक तरह से वो बंध गया उस मजदूरी में, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इसका पूरी तरह से निषेध करता है हमारा संविधान। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है, यानी कि बच्चों से, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी खदान वगैरह में काम नहीं कराया जाएगा। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दियासलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग-रेगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल है, यानी कि 14 से कम आयु के बच्चे जो हैं उनसे इस प्रकार के काम नहीं करवाए जा सकते। अभी उनका मौलिक अधिकार हो चुका है। यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग दी गई हैं, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांवों के 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया है। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश जारी करे। इस प्रकार से जो है अलग अलग तरह की हम देख सकते हैं खबरें आती रहती हैं, बंधुआ मजदूरी को लेकर के, जो मानव तस्करी है उसको लेकर के, महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा होता है इस प्रकार के काम में, तो उस पर अब जो है हमारे संविधान ने रोक लगा दी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अब हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे, क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें कितने प्रकार के धर्म है। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि किसी भी एक जो धर्म है उसको बढ़ावा नहीं देता है। विश्व के अनेक देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जो कि नास्तिक होते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्षता शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती, यानी कि जो राज्य है या जो राष्ट्र है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना आवश्यक है। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। यानी कि हम किसी से
जो हमारा धर्म को लेकर के हमारे अधिकार हैं वो हम तक सीमित हैं। हम जो है लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, उसमें क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उस सब के बारे में हम उनको बता सकते हैं, लेकिन किसी को जबरन या लालच दे करके जो है उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये एक अपराध है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे, यानी कि किसी को भी जो है अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। किसी धर्म में अगर कोई जाना चाहता है अपने धर्म को छोड़कर तो वो जा सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नरबलि या पशु बलि नहीं दे सकता। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यानी कि बलि वगैरह चढ़ाना, मनुष्यों की बलि चढ़ाना जादू टोने के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इस प्रकार से जो धर्म है वो जो राज्य है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, वरना जो राज्य है उसको धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत गतिविधियां होती हैं धर्म के नाम पर तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसको अधिकार है। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए, यानी कि जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के या हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ऐसे जगहों पर जो धार्मिक निर्देश हैं वो नहीं दिए जा सकते। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से हैं। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान में निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए एक ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं वो तो मेजोरिटी से भी जीत जाएंगे, क्योंकि वो तो उनकी तो जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए खास तौर से कुछ खास अधिकार होने चाहिए ताकि वो भी अपना जो जीवन है वो गरिमापूर्ण सुरक्षित तरीके से व्यतीत कर सकें। अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। जो बहुसंख्यक हैं वो उन पर दबाव बनाएंगे अगर अल्पसंख्यकों के पास विशेष अधिकार ना हो। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। जैसे नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का पूरा अधिकार है, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शैक्षिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है और कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। यानी कि कहीं पर जो बहुसंख्यक हैं हो सकता है वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर, भाषा वगैरह इनके आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हो जाते हैं, क्योंकि पंजाबी जो है वो पंजाब में बोली जाती है। अन्य क्षेत्रों में जाकर के ये जो है अल्पसंख्यक हो जाते हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, यानी कि जो अधिकार हमें मिले हैं इतने सारे हमने देखे, शैक्षिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और स्वतंत्रता, समता, इन सबके अधिकार, तो ये कैसे मिल सकते हैं हमें। यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है। अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको जो मानने और लागू करवाने वाले हैं वो भी होने चाहिए, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों
अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, यानी कि जो हमारे पास अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए भी हमारे पास अधिकार है कि हम उनको लागू करवाएं, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार ही है, वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनको लागू करवाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायालय है वहां जा सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, या किसी राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में इसी कारण जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन ना हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाए। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो ऐसे में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो कानून है, उसको रद्द किया जा सकता है। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीय बैंक या जिला बोर्ड जैसी उनकी राष्ट्र द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी या शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है, जो कि हमने संस्थाओं का कामकाज देखा था। अध्याय 4 में हमने उसमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी विधायिका और कार्यपालिका दोनों से ही स्वतंत्र होती है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम होती है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे में मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है, जो कि न्यायपालिका की एक हम कह सकते हैं नई स्कीम। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्टकार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में दिया गया है। क्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? तो विधि क्षेत्रों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों ने संपूर्ण भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व का बोझ नहीं होता है। यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यह जिम्मेदारी अदालतों की है। जो सजा है उसका प्रावधान अदालतों में ही होता है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है, यानी कि कहीं पर मानवों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो, नरसंहार ना हो रहा हो, उसकी देखभाल करता है मानवाधिकार आयोग। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार हैं। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। तो इतने सारे अधिकार होते हैं मानवाधिकार आयोग को, ताकि जो मानव हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग GPO। तो इस पर जो है कोई भी किसी के भी अगर मानवाधिकार के उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यहाँ पर जाकर के शिकायत की जा सकती है। अब अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत में अधिकारों के महत्व पर चर्चा की थी, पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा, क्योंकि ये अधिकारों के बारे में ही चैप्टर था, तो इसमें हमने ज्यादातर अधिकारों को डिस्कस किया। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, या सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार करती हैं। यानी कि ये सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम अखबारों का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स का सहारा ले सकते हैं, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा पर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। जो हमारी शिक्षा है वो भी एक अधिकार अब हमारा बन चुका है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। जो हमारा अनुच्छेद 21 का है उसमें साफ कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है उसे दिया जाना अनिवार्य है, वो उनका मौलिक अधिकार है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है, यानी कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है वो भी है अब हमारे पास। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों में से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, SC है, उसने क्या किया है कि हमारा जो भोजन है उसको भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया है, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन को जो है अब अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है, पहले था लेकिन अभी इसको निकाल दिया गया है, पर संवैधानिक अधिकार जरूर है। यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 के काम में अभी इसको है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर बढ़ता दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? निजता का अधिकार सबसे पहले, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा अगर हम किसी का मोबाइल चेक करते हैं, जिसको हम कहते भी हैं गलत बात है। जो कि निजता का हमारा अधिकार भी है, तो कोई आपका फोन आपकी इजाजत के बिना छू नहीं सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रति
कूल ना हो, यानी कि गंदा जो पर्यावरण है प्रदूषण वाला, उसकी आबो हवा जो है हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देती है, हमें बीमारी लगवा देती है। तो ऐसे पर्यावरण का उल्लंघन हम कर सकते हैं, इसकी मांग कर सकते हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो भी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, यानी कि घर को पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई बीमार है, किसी को ज़रूरत है डॉक्टर की, तो उसको दिया जाएगा, वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, यानी कि ये सारे जो अधिकार हैं वो भी अब हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने चाहिए। और ये सही है, क्योंकि चीज़ें ज़रूरी हैं और ज़रूरी चीज़ों को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार के आने के बाद में वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, जिसके लिए हम न्यायालय में भी जाकर के मांग कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र किस प्रकार है? इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल हैं काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी आजीविका का उपार्जन करने का अवसर है, काम करने की सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों तथा और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा का सम्मान, पहुंच है। तो ये सब इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनको दिया गया है। तो इसमें हमने देखा मौलिक अधिकारों के बारे में, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्यों आवश्यक हैं, किस प्रकार से दिए गए। अन्य जो हमारे देश हैं उनमें हमने देखा किस प्रकार से ज़रूरत है मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकार कौन कौन से, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं अभी वर्तमान में। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।